कहते हैं ना दोस्तों कि इंसान जब रास्ते पर चलता है, अगर उसके सामने पत्थर है तो वह पत्थर को हटाने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो जाता है कि आखिर उसे ठोकर ना लग जाए। लेकिन जो इंसान रास्ते में आए हुए पत्थर को देखकर हटाने की कोशिश नहीं करता तो उसको ठोकर जरूर लगता है। एक बार लगता है, दो बार लगता है, लेकिन तीसरी बार जो होता है उसके लिए घातक बन जाता है। आज की कहानी ठीक इसी पर निर्भर है। एक महिला होती है, एक ऐसी गलती करती है, उस गलती को वह एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार दोहराती है, जिसकी वजह से वह महिला एक दिन खुद जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। लेकिन जब लोग सच्चाई जानते हैं और इधर कहानी सुनते हैं तो सुनने के बाद और सच्चाई जानने के बाद लोगों के होश भी खो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जाना माना एक ज़िला पड़ता है हरदोई, और ठीक उसी में एक मतलबावा जाना माना कोतवाली पड़ता है। उसी कोतवाली से जुड़ा हुआ इधर एक भागवत नगर अब गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 12 जून का ही। अब सुबह सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त भागवत गांव से एक व्यक्ति जो होता है मौके पर अब मतलबा पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। वहाँ के जो मौके पर इंस्पेक्टर साहब होते हैं, अब जैसी खबर पाते उसी समय हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो पता चलता है कि उस अनजान व्यक्ति के द्वारा कि जो होता भागवतपुर गांव में एक व्यक्ति बेरहम तरीके से हत्या की गई है। इस खबर को पाने के बाद तुरंत जो होता है मतलब साहब के जो कोतवाली के जो प्रभारी होते हैं एक्शन में आ जाते, अपने दल बल टीम को लेते हैं, और लेने के बाद एक टीम लेकर अब जो होता है भागवत नगर गांव के बाहर जब पहुंचते देखते कि एक टिब्बिल है और ठीक उसी के इर्द गिर्द होता है काफ़ी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। अब इधर जो होता है इंस्पेक्टर साहब श्याम बहादुर उसी समय समझ जाते हैं तो घटना रही है, अपने दल बल टीम को लेते हैं। ठीक जो होता है 8 बाई 8 का एक कमरा होता है, उसी कमरों के बीच 5 बाई 5 का एक कुआं होता है। लोग उसी में झांके जा रहे थे। वहाँ के इंस्पेक्टर श्याम बहादुर सिंह जैसी अपनी नज़र उस कुएं में दौड़ाते देखते हैं एक व्यक्ति पूरी तरह से वहाँ खून के लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है। इस तरह नज़ारा देखकर गाँव के कुछ लोगों का मदद लेकर इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं अब इधर उस बॉडी को जब बाहर निकालते हैं तो लोग देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। पता चलता है उसी गांव के रहने वाला इधर सुनील है, जिसकी बड़ी बेरहम तरीके से वहां हत्या कर उस कुएं में डंप कर दी गई थी। और पुलिस की जो टीम होती है मौके पर तौर तरीके से घटना का जब निरीक्षण करती है, निरीक्षण करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पर खड़े जो लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है। लेकिन तब पता चलता है वहाँ पर उसी टीम के द्वारा इधर जो होता है सुनील के पेट और साथ में नीचे वाले हिस्से पे लगभग 70 से 80 घाव किसी नुकीलदार हथियार से किए गए हैं। उसकी टीम समझ जाते कि बस करो, जो भी हत्यारा होगा वह कई महीनों से सुनील से खर खाए बैठा होगा और वह अपनी दुश्मनी आज रात बिरात 2 से 3 बजे के आसपास निकाला होगा। वहाँ के इंस्पेक्टर साहब इधर श्याम बहादुर सिंह जो होते हैं मौके पर अपने हिसाब से तौर तरीके से निरीक्षण करने के बाद वहाँ पर खड़े जो होता है इधर अब सुनील का अपना बड़ा भाई होता है मौके पर वहीं खड़ा होता है अनिल, पुलिस के सामने होता है। और पुलिस की टीम जब अनिल से पूछताछ करती है, पूछताछ करने के बाद अनिल पुलिस के सामने यही कहने लग जाता कि साहब अब इधर जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है मौके पर हमारे पास है हमारे ही गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है पहुंचता करने लग जाता है कि तुम्हारे भाई को 3 बदमाश मिलकर टिब्बिल पर बड़ी बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। और साहब हम जब खबर पाते हैं, पाने के बाद ठीक जो होता है पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद ही हम मामला शांत देखते हैं। लेकिन साहब तब तक तो इधर जो होता है पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है और हम कुएं में नज़र डालते देखते हैं कि हमारा जो भाई होता है छोटा सुनील पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में कुएं में पड़ा है। हम साहब आपको सूचना देते हैं। अब यह प्रभारी
और साथ में खड़े इंस्पेक्टर साहब श्याम बहादुर सिंह जो होते हैं सारी बात हल्के सुन लेते हैं। और सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब बॉडी का तौर तरीके से वही पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर पुलिस की जो टीम होती है अब सुनील के बड़े भाई अनिल को अपने साथ लेती है और लेकर कोतवाली पहुंच जाती है। अब अनिल से कुछ वहाँ आम जानकारी लेती है और हम जानकारी जब लग जाती है तो इधर अनिल जो होता पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब गांव की रहने वाली अनुराधा और साथ में 2 व्यक्तियों के ऊपर हमें पूरी तरह से शंका हो रहा। पुलिस की जो टीम होती है उधर अनुराधा और 2 अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर जो होता है मुकदमा दर्ज कर लेती है। और पुलिस की टीम पता करती है अनुराधा और साथ में सुनील के बीच जो होता है क्या कोई मरोड़ था और पता चलता है कि हाँ सुनील और साथ में अनुराधा के बीच जो होते हैं किसी बात को लेकर अब झगड़े तकरार हुए थे। अब थाना इंस्पेक्टर श्याम बहादुर सिंह समझ जाते कि हो सकता है युद्धि का मामला हो तो पेचीदा मामला हो, इसीलिए इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं ठीक दूसरे दिन जो होता है एक टीम को लेते हैं और लेने के बाद अनुराधा के पास पहुंचते हैं। लेकिन अनुराधा जो होते उसी समय कहने लग जाते कि साहब रास्ते में एक दुकान होता है, उस दुकान पर कुछ हम खरीदारी कर रहे होते हैं, मौके पर वहाँ पर बाइक होता है, उस बाइक के पास जब हम जाते हैं तो वहाँ पर सुनील आ जाता है। लेकिन सुनील से और हमारी जो होती है अनजाने में टक्कर हो जाती है और साहब गलती अपनी मानते, लेकिन सुनील जो था बार बार हमसे कुछ अनबन किए जा रहा है जिसकी वजह से हमसे और उसके बीच उस दिन काफ़ी मनमुटाव हुए थे। लेकिन साहब हम इतने मनमुटाव नहीं किए थे कि उसकी साहब इस तरह हत्या करा सके। यह बात पुलिस की टीम अनुराधा से सुनती है तो तरीके से पूछताछ करती है। पुलिस की टीम को यकीन हो जाता है कि बस करो अनुराधा का जो होता है सुनील की हत्या में कोई हाथ नहीं है। और पुलिस की टीम 2 अज्ञात व्यक्तियों से पूछताछ करती है तब भी वह बेकसूर निकल के आते हैं। पुलिस की टीम नहीं समझ पाते कि आखिर जो होता है सुनील का किसी के साथ क्या दुश्मनी था। अब इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब सबसे पहले पुलिस की जो इधर सर्विलांस की टीम मदद लिए होते हैं। सर्विलांस की टीम अब इधर जो होता सुनील के मोबाइल का घटना स्थल का लास्ट लोकेशन निकालती है और दूसरी तरफ जो होता है इधर सुनील की अपनी एक पत्नी होती है मंजू, उसके भी मोबाइल नंबर का पूरा लास्ट लोकेशन घटना वाली रात का भी निकाला जाता है, दोनों का निकाला जाता है। और जब निकाला जाता तो इधर जो होता पता चलता कि मंजू के मोबाइल में जो होता है एक अनजान नंबर के कॉल आए हुए थे। उस अनजान नंबर का जो कॉल होता है महीनों में दिनों में कई बार उस पर बात हुआ करते थे। पुलिस की टीम अब जब उस नंबर के बारे में जानकारी लेती पता चलता वह नंबर जो होता किसी शुभम शर्मा के नाम से रजिस्टर है जो उत्तर प्रदेश का जो जिला है एक लखीमपुर खीरी शहर का रहने वाला है। और पुलिस की टीम शुभम शर्मा और साथ में मंजू के मोबाइल नंबर का पूरा घटनास्थल का जब लास्ट लोकेशन और इधर नाइट का लास्ट लोकेशन देखते तो पता चलता है कि रात के टाइम में जो होता है मंजू शुभम के बीच मोबाइल के थ्रू बात हुई थी। और पुलिस की जो टीम होती है अब इधर यह भी जानना चाहती थी कि आखिर जो होता है मंजू और शुभम के बीच कौन सा रिश्ता था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले मुखबिरों को भी अलर्ट कर देती है और मुखबिर जो होते मौके पर भागवत नगर गाँव में पहुँचते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं तो एक चौंकाने वाला रहस्य निकल के आ जाता है। तो पता चलता है कि इधर जो होता है सुनील कि गैर मौजूदगी में जो होता है मौके पर शुभम शर्मा का मंजू से मिलना जुलना काफ़ी ज़्यादा होता है और इसकी खबर जो होता है पूरे मोहल्ले वालों को थी। पुलिस को पूरी तरह से यकीन हो जाता कि बस करो शुभम और मंजू का इसमें ना हाथ है और बहुत जोर तरीके से करने में कोई करे में इनका सहयोग मिला हुआ है। और पुलिस का शंका तब बढ़ता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है और ठीक 29 अब जून का ही वक्त होता है एक टीम लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है शुभम शर्मा के पते पर पहुंचती है। तो शुभम शर्मा जो होता है मौके पर अपने घर से फरार होता है और पुलिस का जो शंका होता है कि बदल जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है वो मुखबिरों की व्यवस्था कर देती है और मुखबिर तक पड़ जाते हैं। और ठीक जो होता है रात का लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त मुखबिरों के द्वारा पता चल जाता है कि रेलवे स्टेशन पर जो होता है अपने 2 दोस्तों को लेकर शुभम शर्मा खड़ा हुआ है। और पुलिस की टीम जब खबर पाते रेलवे स्टेशन पहुँचती है और सादे पोशाक में वहीं से इधर जो होता है शुभम शर्मा और उसके दोनों दोस्तों को पुलिस की टीम अपने कस्टडी में लेती है और लेकर अब थाने पहुंच जाती है। पुलिस की टीम शुभम शर्मा से जब दोनों दोस्तों के बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि दोनों दोस्तों में सबसे पहले का नाम होता है प्रदीप कुमार और दूसरे दोस्त का नाम होता है अब कुंवर सिंह। पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि आखिर जो होता है इस मामले में दोनों तीनों का कितना हाथ है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है
अब इधर दूसरी तरफ शुभम शर्मा से जब पूछताछ करती है सुनील की हत्या के बारे में, तो शुभम शर्मा जो था दोनों दोस्तों की तरफ इशारा मारता है। पुलिस की टीम उसके चेहरे और मन को देखकर भांप जाती है कि बस करो, हमारे सामने आगे चलकर कुछ ना कुछ झूठ बोलने वाला है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है बिना पूछताछ के ही उसके सामने पूरा लास्ट लोकेशन घटना के दिन का और साथ में मोबाइल नंबर और मंजू और इधर सुनील का, और इधर दूसरी तरफ जो होता है अब शुभम के CDR डिटेल निकाल के रख देती है। और शुभम जैसे ही अपने CDR डिटेल देखता है उसी समय हक्का बक्का रह जाता है और बिना टाइम गंवाए जो होता है मंजू के ही सहयोग से इधर उसके ही पति अब जाकर सुनील का हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है। और पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए दूसरे दिन जो होता है जाती है मंजू को उसके घर से अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन मंजू जो होता थाने में मौजूद शुभम को देखती सारे माजरे को समझ जाती है और वह भी बिना टाइम गंवाए अपने पति अब इधर सुनील की हत्या का जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई रखती से सुनने के बाद लोग खुद सोचने पर मजबूर सा हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना अब ज़िला है जो हरदोई, उसी का ही गोवर्धनपुर जाना माना अब थाना पड़ता है। उसी में मथुरा प्रसाद अब रहने वाले होते हैं इलाके के। उनके टोटल 4 बेटे होते हैं और 2 बेटियां होती है। और सबसे बड़ा बेटा होता है और रमेश, और दूसरे नंबर का बेटा होता है अनिल, और तीसरे नंबर का बेटा होता है इधर परशुराम, और सबसे छोटा बेटा होता है अब सुनील। सुनील की जो अपनी माँ होती है जिसका नाम होता है राधा देवी। लेकिन इधर जो होता है दोनों बेटे मौके पर जो बड़े होते हैं रमेश और अनिल, मौके पर ऑलरेडी शादीशुदा होते हैं, मौके पर अपने परिवार को अपने साथ लेते हैं और दोनों बेटे शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर अलग मकान में रहने लग जाते हैं। लेकिन परशुराम जो होता है मौके पर अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए लखनऊ जाता है और एक कंपनी में वह नौकरी करता है। और सबसे छोटा जो बेटा होता है सुनील, और मौके पर अपने पिता के साथ रहकर घर गृहस्थी में वह भी हाथ बटा लिया करता था। क्योंकि इधर जो होता है जो मथुरा प्रसाद होते हैं उनके पास थोड़ी बहुत खेती और ज़मीन होती है, जिसकी वजह से उनका पारिवारिक खर्चा और बच्चों का भविष्य भी बढ़ पाता था। लेकिन इधर अब सुनील जो होता है मौके पर अपने तीनों भाइयों का अलग अलग रास्ता देखकर अपने पिता की मदद से अब खेत का हिस्सा अपने कुछ नाम करवा लेता है। और खेत चारों के नाम होने की वजह से सुनील जो होता अपने हिस्से की खेती अपने हाथों से करना शुरू कर देता है और वह अपने दोनों भाइयों के ही बल पर तरीके से अपनी शान शौकत भी कमाने लग जाता है। क्योंकि अपने दोनों भाइयों के ही इशारों पर वह उसके ही कमरे में रहा करता था। लेकिन समय तो बीता, लेकिन सुनील का जो खेत होता है अब गांव के बाहर होता है। अब उसी खेत के बगल जो होता है इधर एक रौती राम का खेत होता है। रौती राम मौके पर जो होता है उनका अपना परिवार होता है, उनकी अपनी पत्नी भी होती है जिसका नाम बंदना होता है। लेकिन उनके टोटल अब 6 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटे और 3 बेटियां होती है। उनकी सबसे छोटी जो बेटी होती है अब वह होती है मंजू। लेकिन हाँ, घटना से मात्र 15 साल पहले जो होता है अब रेवती राम मूल रूप से अब उन नाव का ही एक जाना माना जिला पड़ता है अब बेटा, वहीं के रहने वाले होते हैं। लेकिन उनके ऊपर एक ऐसा आरोप लग जाता है जिसकी वजह से वह जेल में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ काफ़ी सालों बाद जब जेल से रिहा होते हैं तो इधर रेवती राम जो होते हैं अपने परिवार में अपनी पत्नी और 6 बच्चों को अपने साथ लेते हैं। और लेने के बाद ठीक जो होता है अब आते हैं इधर हरदोई के ही अब जो इधर मल्लवा पड़ता है, जो भगवत नगर गाँव पड़ता है, उसी गांव में कुछ ज़मीन खरीदते हैं, फिर वही रहना शुरू कर देते हैं और कुछ खेती बाड़ी भी ले लेते हैं। और उसी की वजह से उनके परिवार का पूरे तौर तरीके से अब खर्चा वर्चा चल पाता था। लेकिन उनकी जो सबसे छोटी बेटी होती है मौके पर पास एक कॉलेज है, उसी में मौके पर पढ़ाई करती है। लेकिन पढ़ाई करते करते जो होता है अब उसका मन नहीं लग पाता, जिसकी वजह से अपनी माँ अब वंदना देवी के साथ जो होता है घर गृहस्थी में वो हाथ बटाने लग जाती है। लेकिन इधर सुनील और रेवती राम का जो खेत होता है दोनों का एक साथ होता है, बीच में एक मेड़ होता है। लेकिन इधर सुनील जो होता अपने जब खेत में जाता, बगल में जो खेत होता रेवती राम का, तो रेवती राम जो होता अपने काम खेत का सारा निपटा कर अब इधर आते सुनील के पास और बैठ कर गपशप किया करते थे। लेकिन रेवती राम के परिवार में जब देखते रेवती राम घर में नहीं आ रहे हैं तो उनके परिवार से मौके पर खाना आ जाता था और परिवार के कोई सदस्य होता तो खाना लेकर पहुंच जाता था। लेकिन उनकी जो सबसे छोटी बेटी होती है अब मौके पर होती है अब मंजू। और मंजू जो होती है अब इधर अपने पिता के ऐसो आराम से तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी जब गुजारती है तो रेवती राम को लगने लग जाता कि हमारी जो बेटी होती है अब मौके पर शादी के दरिए पर पहुंच चुकी है।
क्योंकि इधर मंजू देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है, तो तरीके से अपनी ज़िंदगी भी गुजारती है। अब इधर रेवती राम मंजू की उम्र को देखकर समझ जाते कि अब बेटी का शादी कर देना काफ़ी अनिवार्य है, और तभी जो होता है इधर रेवती राम अपनी बेटी अब मंजू के लिए शादी का अब रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। और तभी जो होता है उनके नज़र में अब इधर बाला खेड़ा होता है एक गांव, उसी गांव का रहने वाला अब श्रवण पाल होता है। देखने में काफ़ी हट्टा कट्टा होता है। अब आनंद फान में जाकर अपनी जो बेटी होती है मंजू की जो शादी होता है अब श्रवण पाल के साथ कर देते हैं। और मंजू अपने जब ससुराल जाती है और पहली रात जो है जब श्रवण पाल के साथ गुजारती है, तो गुजारने के बाद जब सुबह होता है तो उस समय मंजू के जो सारे सपने होते हैं शादी के पहले के धरे रह जाते हैं। क्योंकि मंजू सोच के रख लेती है कि पति मिलेगा तो तरीके वाला मिलेगा, ठट्टा कट्टा मिलेगा, यकीन वाला मिलेगा और दिल खुश वाला मिलेगा, लेकिन श्रवण ठहरा मंद बुद्धि वाला। अब इस तरह का कारनामे रात भर सहने के बाद सुबह का जब टाइम होता है तो मंजू उस समय सारे सपने को उजागर नहीं बल्कि धरे के धरे हुए देखती है। वह ना कुछ सोच पाती ना कुछ समझ पाती है कि आखिर हम इस कौन से घर में आ गए। लगभग 3 से 4 दिन तो ऐसे ऐसे बीत जाता है, तो मंजू उसी समय ठान के बैठ जाती है कि अब जो होता मायके गए दोबारा लौट के नहीं आएंगे। कैसे न तैसे 5 दिन का जब वक्त बीत जाता है, पहले पठौनी जो होती है अब मंजू अपने मायके आती है। अब इसकी जानकारी अपने पिता जो होता है रेवती राम और अपनी माँ अब वंदना को दे देती है। और जैसे इस तरह का अब कारनामे के बारे में खुद मंजू के द्वारा जानकारी पाते हैं, उनके अंदर पूरी तरह से अब जो होता भरोसा टूट जाता है। उसी वक्त अपनी बेटी की बातों में आते खुद जो होता है अपनी बेटी मंजू की बात मानते और मंजू कसम खा लेती आज के बाद हम जो होता है अपने ससुराल नहीं जाएंगे। और इधर जो होता मंजू अपने ससुराल ना जाने की अब कसमें खा लेती है। अब लेकिन लगभग 2 महीने का वक्त बीत जाता है, मंजू अपने अब ससुराल नहीं जाती है, जिसकी वजह से अब गांव में काफ़ी जो औरतें होती काफ़ी लोग होते आपस में बैठकर मंजू के बारे में अब तरह तरह की बातें करते हैं कि मंजू अपने ससुराल नहीं जा रही है। लेकिन इसके बारे में लोगों को जब जानकारी लगता है तो लोग जो होता है इधर जब पढ़ते हैं तो मंजू के भाई और पिता की तो तरीके से अपने हिसाब से खेले उड़ाते हैं, जिसकी वजह से अब इधर जो होता रेवती राम परेशान हो जाते हैं और तभी सोचते हैं कि मंजू को जो होता है उसके ननिहाल भेज देना चाहिए। और मंजू अपने पिता के सामने अब जाती है, बात सुनने के बाद अपने पिता और माँ की बात मान लेती है और ठीक जो होता है और अपने ही ननिहाल साथ जो होता है माहौल में ढल जाती है। और तभी वहाँ जाकर उसकी जो मुलाकात होता है एक फुरकान नाम युवक से हो जाता है। देखने में काफ़ी हट्टा कट्टा होता है और शौकीन एक नंबर का होता है। उसके परिवार में थोड़ी बहुत पैसे वाले भी होते हैं, जिसकी वजह से उसके शौक आए दिन बढ़े रहते हैं। और इधर फुरकान जो होता है बड़ी जल्दी मंजू से मुलाकात करता है, हद व्यवहार भरा, और मंजू बड़ी जल्दी उसके हरकतों और उसके चाहतों को देखकर भांप जाती हैं। और बड़ी जल्दी जो होता फुरकान और इधर मंजू के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता। दोनों के बीच अनैतिक संबंध पनप जाते हैं। अब दोनों सोच लेते हैं कि अपनी जो ज़िंदगी है अब वह ज़िंदगी जो था तौर तरीके से मिलकर यहाँ नहीं तो बाहर की दुनिया में बिताएंगे। और तभी मंजू और फुरकान दोनों मिलकर अपनी घर की दहलीज फाड़ने का फैसला लेते हैं। और फैसला लेते ही और एक रात आता है, उस रात जो था मंजू फुरकान दोनों मिलकर होता शहर में जाते हैं और वहाँ एक कमरा लेते हैं और ठीक पत्नी के रिश्ते की तरह रहना जब शुरू कर देते, लगभग रहते रहते खुशी में तरीके से मंजू और फुरकान की ज़िंदगी का सिर्फ 15 दिन का वक्त बीतता है। तो इसी बीच अब फुरकान के जेब में जो लाए हुए पैसे होते पूरी तरह से मंजू के शौक की वजह से अब खाली सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फुरकान पूरी तरह से अपने सारे हाथ खाली हुए देखकर अब मंजू से किनारा कसना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मंजू और साथ में फुरकान के बीच आए दिन मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। और तभी इसकी जानकारी जाकर रेवती राम और वंदना को लग जाता है कि हमारी बेटी अब ज़िंदगी में एक नहीं 2 बार ठोकर खा चुकी है, उसको सही रास्ते पर हमें लाना चाहिए। जिसकी वजह से अब वह पता लेकर और वंदना और रेवती राम अपनी बेटी पहुँचते हैं, मनाते यकीन दिलवाते हैं मंजू जो थी उसी। इसकी वजह सुनील को भी चिंता हो जाता है। लेकिन सुनील जब इधर खेत में पहुंचते हुए मंजू को देखने के बाद उसकी खूबसूरती देखकर अब सुनील दूसरी तरफ फिदा भी हो जाता है। अब खेत में जब भी मौका मिलता जो होता है एक पड़ोसी होने के नाते सुनील पता चलता है सुनील के पास थोड़ी बहुत ज़मीन है,
ज़िंदगी भी खूबसूरत तरीके से चल पाएगी। यही सब सोच साझ कर मंजू जो अपने दिल का रास्ता सुनील के लिए खोल देती है और सुनील जो था बड़ी जल्दी मंजू के दिल की बात को समझ जाता है, जिसकी वजह से अब मंजू से शादी की वही वादे कर लेता है। अब मंजू इस बात को जब सुनती है, सुनने के बाद जो होता है अपने पिता के घर मौजूदगी में अब जो होता है सुनील से खेत में ही मिलना जुलना जारी कर देती है। जब भी मौका मिलता गाँव के बाहर बगीचे में सुनील और मंजू की मुलाकात आए दिन बढ़ जाता है और तभी इनके प्यार और प्रेम प्रसंग के जो चर्चे होते हैं दूसरे गाँव में जाकर दोनों गाँव में होने लग जाते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं और इसकी खबर जो होता है खुद इधर सुनील आकर अपने भाई को दे देता है और अपनी माँ अब जो होता है राधा देवी को दे देता है कि हम जो होता है मंजू से शादी करना चाहते हैं। और इधर उसका जो अपने बड़े भाई होते हैं अनिल, दोनों मिलकर फैसला लेते हैं कि पता करा जाए कि मंजू कैसी लड़की है। अब इसके बारे में जानकारी लेने के कुछ लोगों का सहयोग लेते तभी पता चलता कि मंजू सीधी शादी होती नहीं है, 2 बार शादी में बधी है, लेकिन दोनों बार किसी कारणवश हमेशा अगले ससुराल छोड़कर अपने घर आ गई है। अब इस तरह की जानकारी जब इधर अनिल और उसका अपना बड़ा भाई पाते हैं, पाने के बाद समझ जाते हैं कि मंजू कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अब ये शिकायत जाकर राधा को कर देते हैं और राधा जो होती है सुनील के बारे में सारी जानकारी जब पाती करने लग जाती है कि बेटा तुम्हें जो होता है मंजू से शादी नहीं करना है। लेकिन इधर पूरी तरह से मंजू और दूसरी तरफ सुनील दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह पागल होते हैं। दोनों जो होते हैं परिवार की बिना सहमति के शादी का फैसला लेते हैं और फिर घर की दहलीज पार करते हुए जाते हैं, दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और फिर जो होता है सुनील अपने पूरे परिवार के विरुद्ध हो जाता है और होने के बाद जाता है गांव के दूसरे छोर पर एक कमरा लेता, फिर वही मंजू के साथ तौर तरीके से पति पत्नी के रिश्ते में बात कर अब रहना शुरू कर देता है। और मंजू जो होता है सुनील जैसा पति पाकर अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियों को दांव पे लगा देती है। और मंजू और सुनील के बीच जो होता है तौर तरीके से अब पूरी तरह से पति पत्नी की तरह ज़िंदगी बीतते हुए लगभग 3 साल का वक्त निकल जाता है। और इसी बीच मंजू टोटल एक बेटी की माँ बन जाती है और घर में बेटा होने की वजह से पारिवारिक जो खर्चा होता है और बढ़ जाता है, जिसकी वजह सुनील अब खेत में दिन रात मेहनत भी करना शुरू कर देता है। पूरी जी तोड़ मेहनत करता और शाम को जब लौटता तो समय के हिसाब से सुनील जो होता है खाना खाते ही चारपाई पर जाता खर्राटे भरने लग जाता। अब इधर जो होता है मंजू जब पहुंचती खर्राटे की आवाज़ सुनती तो मन में कड़वाहट बैठ जाता। वह समझ जाती कि शादी के अभी कुछ साल भी नहीं बीते हैं। अचानक जो होता सुनील का शरीर हमारे लिए काफ़ी नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से वह सपने को सजे हुए सारे रास्ते को बंद करके हुए देखती है और भरोसा तोड़ बैठती है कि अब हमारे हिसाब से हमारा जो पति है हमारे सामने अब खड़ा नहीं उतर पाया, जिसकी वजह से अब उसी दिन से अपने अंदर मंजू मनमुटाव रखने लग जाती है। लेकिन वह सिलसिला चलते चलते लगभग जो होता है अब कई महीनों का वक्त तो बीतता है। लेकिन इसी बीच जो होता है जैसे ही अब 7 नवंबर साल 2014 का ही वक्त होता है तो उसी महीने में इधर दोपहर का जब टाइम होता है तो मौके पर मंजू घर के सारे काम को निपटा कर अपने ही कमरे में बैठी होती है और वह एक मोबाइल चलाए जा रही होती है। उसी मोबाइल पर मौके पर एक व्यक्ति का अब कॉल आता है। उस कॉल को जब रिसीव करती है दूसरी तरफ से आवाज़ आता है कि हम शुभम बोल रहे हैं, क्या आप जो होता है सीमा बोल रही हैं। अब जैसी यह बात मंजू सुनते करने लग जाती कि यार रॉन्ग नंबर है और तुरंत जो होता फ़ोन कट कर देती है। लेकिन जैसे ही 4 मिनट का वक्त बीतता दोबारा उस तरफ से कॉल आ जाता है। मंजू देखती वही कॉल है, दोबारा रिसीव करती है और दूसरा व्यक्ति जो होता है उसी वक्त अपना नाम जो होता है शुभम शर्मा बता देता, कहने लग जाता कि हम लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, या हमारे एक रिश्तेदार का नंबर है। लेकिन दूसरी तरफ मंजू बार बार कहने लग जाती है कि रॉन्ग नंबर है। लेकिन दूसरी तरफ से जो होता है शुभम बार बार दबाव मारता है कि यार नंबर सही सीमा का नंबर मिला हुआ, आप सीमा से बात करवा दीजिए, हमें उससे बहुत ज़रूरी बात करना है। लेकिन इस बात पे जो होता है मंजू शुभम से ऐसी बात कर देती है जिसकी वजह से शुभम जो होता है मंजू की मीठी मीठी बात का दीवाना हो जाता है और मंजू कैसे ना तैसे फ़ोन कट कर देती है। लेकिन जैसे ही एक दिन का वक्त बीतता दूसरे दिन फ़ोन दोपहर के टाइम में जो होता शुभम कॉल करता है मंजू के मोबाइल पर और कहने लग जाता कि हमें आपकी आवाज़ से बड़े ही तौर तरीके से प्यार हो गया है और आपकी ज़िंदगी से लग रहा में होने वाला है और आपसे हमें बात करना काफ़ी ज़रूरी दिख रहा। इस तरह की मनभोग बात जो होता है अब जब मंजू सुनती है मंजू की उम्मीदें जग जाती है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे सुख दुख को सुनने वाला कोई नहीं है। अब उधर जो होता है शुभम शर्मा की बात में मौके पर आती है और बात करना उसी दिन से अब फैसला स्वीकार कर लेती है। अब जो होता है
हर दिन जो होता है शुभम के द्वारा मंजू के मोबाइल पर कॉल आता है और मंजू तौर तरीके से अपनी सारी रहस्य की एक एक जिक्र खोलना शुरू कर देती है। और जब खोलना शुरू कर देती है तो मंजू को भी उस कॉल का आने का जिक्र बड़ी तौर तरीके से रहता, इंतजार रहता, और जब तक उसका कॉल नहीं आता तो मंजू के दिल को तसल्ली भी नहीं होता है। और लेकिन मंजू नहीं समझ पाती है कि आखिर अगर प्यार का इजहार किया जाए तो पहले कौन करे। और इसी बीच जो होता है दोनों के बीच ऐसे मल मिलापे का वादा होते हैं कि मंजू के ऊपर जो होता है शुभम का दबाव पड़ना शुरू हो जाता है कि हमें आपसे मुलाकात करना है। तो मंजू काफ़ी नुनुकुर करने के बाद हामी भर लेती है और फिर जो होता है एक शाम को मंजू इधर शुभम को अपने पास बुला लेती है। लेकिन शुभम के जैसे हट्टे कट्टे शरीर और साथ में हाव भाव को देखती है तो उसके चेहरे पर पूरी तरह से मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि मंजू की उम्र से शुभम लगभग 6 साल छोटा होता है। हंसते खिस्ते देखकर इधर मंजू पूरी तरह से उसके बातों में आ जाती है और मंजू के सामने जो होता है मौके पर शुभम शर्मा कहने लग जाता है कि हमारे जो पिता हैं मौके पर वह उमेश शर्मा है, जो लखीमपुर खीरी में ऑफिसर्स जो कॉलोनी वहीं पर रह रहे हैं, और हम जो होता अपने पिता के साथ मिलकर जो होता है कमरे और मकानों और साथ में इधर बड़े बड़े ऑफिसों में शीशे का दरवाज़ा लगाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आमदनी होती है। और मंजू जब यह बात सुनती है वह समझ जाती है कि बड़े ही तौर तरीके वाला लड़का है। और मंजू जो होता है उसकी बातों में वहाँ तो आती हैं लेकिन देखती कि पति का आ जाना नहीं है, और मंजू दोनों सहमति जाता है। फिर एक कमरे में जाते हैं और फिर रिश्तों को अंजाम जो होता शुभम शर्मा मंजू के साथ इस तरह देता है कि अब जो होता मंजू उस हिस्से को बार बार स्वीकार करने के लिए, हर वक्त मुलाकात करने के लिए मौके निकालते हुए जब भी मौका मिलता तो इधर मंजू खुद शुभम को फ़ोन करते। शुभम जो होता है बाइक के लिए तुरंत दौड़ा हुआ आता, फिर रिश्तों को अंजाम तथा सुनील के घर मौजूदगी में देता। अब यह सिलसिला जो होता है चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है, और जब बीत जाता है तो इधर जो होता है इन दोनों के प्रेम संबंध के जो चर्चे होते पूरी तरह से पूरे मोहल्ले में होने शुरू हो जाते हैं। अब लोग तरह तरह के चर्चे करना शुरू कर देते हैं। तभी इसी बीच जो होता है इसकी खबर उड़ते उड़ते जाकर अब सुनील के कान में पहुंच जाता है। लेकिन सुनील जो होता है अपनी पत्नी से जब पूछताछ, उसकी जो पत्नी होती है यही बात करती है कि हमारे घर तो आता तो है शर्मा, लेकिन हाँ वह आता है एक रिश्तेदारी के नाते, क्योंकि उसका हमारा दूर का एक रिश्ते में भाई का रिश्ता है, जिसकी वजह से मिलना जुलना मौके पर जब कभी रिश्तेदार में आता है तो मिलना होता है। यही बात जो होता है वहाँ सुनील सुन लेता है, लेकिन यकीन शंका जरूर कर जाता है। और तभी एक दिन जैसे ही शाम का टाइम होता है मौके पर पति से बोल देता है कि आज हम जाएंगे, लगभग 4 से 5 घंटा लग सकता है वापस लौटने में। और सुनील यह बात बोलकर निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से जो होता है अब मंजू उसी वक्त जैसे खबर पाती है अब इधर शुभम शर्मा के पास कॉल कर देती। शुभम शर्मा खबर पाता बाइक लेकर चंद घंटे के अंदर जो होता है अब मंजू के कमरे में घुसता आता, फिर रिश्ते को अंजाम देना शुरू कर देता है। अचानक जो होता है मंजू के कमरे का मेन दरवाज़ा बजना शुरू हो जाता है, और दरवाजे पर कोई और नहीं होता है बल्कि सुनील होता है। और सुनील दरवाज़ा जब पीटने लग जाता दरवाज़ा नहीं खुलता, वह सोच लेता है कि हो सकता है मंजू मौके पर वॉशरूम में गई हो या जाके सो गई हो, थोड़ा वेट कर लेते। लेकिन वहाँ बैठा रहता, तभी चंद मिनट के अंदर अब दरवाज़ा खुलता है। सुनील अंदर देखता है कि मंजू की जो अवस्था है कुछ और बतला रही है, क्योंकि उसके बाल और साड़ी के जो पल्लू होते अलग हिस्से में दिख रहे होते। उसके मन में शंका हो जाता है, क्योंकि उसके मन में पहले शंका घुसा होता है कि घर में एक व्यक्ति आता है हमारी गैर मौजूदगी में, जिसकी वजह से आनंद फान अंदर जाता। साइड में एक होता है बेड, उसी के पास जो होता है अर्धनग्न अवस्था में शुभम शर्मा दिख जाता है, और वहीं देखकर पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन वहाँ पर माहौल को पूरी तरह से बदनाम ना होना देखकर उसी समय जो था शुभम को समझा बुझा कर वापस घर भेज देता है। और जब भेज देता है तो इधर खुद जोकर अपनी पत्नी मंजू को समझाता बुझाता करने लग जाता, आज के बाद हमारे घर कभी नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से मंजू अपने पति की बात मान लेती है। लेकिन उस दिन से मंजू जो होता है सुनील के साथ ऐसा व्यवहार करती जैसे लगता है वह हमेशा हमेशा के लिए अब इधर शुभम शर्मा से सारे नाते गिले शिकवे तोड़ चुकी है। लेकिन इधर लगभग 2 हफ्ते का वक्त बीतता है, लेकिन इधर पूरी तरह से मंजू शुभम के प्यार में इस तरह दीवानी होती है कि अब जो होता है अपने पति को खेतीहड़ में बस्ती गिराते हुए देखती तो मौका पाती तो अपने घर में इधर फ़ोन कर कर चोरी छुपी कैसे शुभम को शर्मा को बुलाती, फिर रिश्तों को अंजाम देती। और तभी एक दिन जैसे ही अब शाम का टाइम होता अचानक जो होता गली में से शुभम बाइक लेकर इधर जो होता है आ ही रहा होता है, और तभी एक दुकान पर खड़ा हुआ मौके पर सुनील
जो एकाएक नज़र जाकर अपनी पड़ा लेता शुभम पर और पहुंचता, कहने लग जाता कि हमें पता तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन हाँ अगर तुम्हें रिश्ते को अंजाम देना हमारी पत्नी के साथ तो तुम्हें उसके लिए हमें कुछ ना कुछ है मुआवजा तो देना पड़ेगा। और यह बात सुनकर जो होता है शुभम सुनील की चौंक जाता है, वह समझ जाता क्या करना है और तुरंत अपने जेब से काफ़ी सारे पैसे निकालता है और सुनील के हाथ में रख देता है। सुनील उसको अपने साथ लेता है और दरवाजे पर एक कुर्सी होता है, उसी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और खुद दरवाज़ा खोल देता है और अपनी पत्नी के साथ इशारा करने के लिए हसरतें पूरी करवा देता है। और सुनील की बात सुनकर शुभम अंदर जाता है और सारी बात का जिज्ञासा जो होता है मंजू के सामने, और मंजू जब खबर पाती है हमारा पति हमारा सहयोग दे रहा है तो मंजू पूरी तरह से खुल जाती है और फिर रिश्ते को अंजाम जो होता है बेमन मुताबिक वहाँ देना शुरू कर देती है। और दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठा हुआ सुनील पूरी तरह से सारे नज़ारे कानों से सुने जा रहा होता है, दिल में खुशियाँ आ रही होती हैं। लेकिन उस दिन से सिलसिला जो होता है बिन पैसे लिए जो होता है कभी भी आना जाना इधर शुभम करना होता है। जब पैसे हाथ में रखता है तब शुभम की मुलाकात जो होता है अब मंजू से हो पाता, लेकिन ऐसे चलते चलते लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए जो होता है पूरी तरह से अब शुभम सुनील के दो चुका होता है। अब लेकिन जब एक दिन पहुंचता है हाथ में पैसे नहीं होते, मिलने के बेकरार होता है, लेकिन उसी वक्त जो होता है पैसे की मांग इधर सुनील जब करता है तो पैसे देने से इनकार कर जाता है और वहीं मौके पर मिलने से मना भी कर देता और वहाँ से धक्के खिलवा कर शुभम को भगवा देता। सुनील जब वहाँ सारा नज़ारा अपने सामने करता है, मंजू अंदर से सारे नज़ारे को देखती है और वह ना कुछ समझ पाती ना कुछ सोच पाती है, क्योंकि उसे मिलने की बेकरारी इधर से शुभम से बड़ी। शुभम से फ़ोन पे बात करती है, कहने लग जाती कि हमें तुमसे मिलना अब हमारी ज़िंदगी का एक जरिया बन गया है, इसके लिए तुम्हें अगर किसी भी हद तक गुजरना पड़े तुम उसका सपोर्ट लो, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। और तभी जो होता है शुभम के सामने जो होता है इस तरह की जब बात जाकर अब मंजू करती है तो मंजू यही बात कह देती है कि दोबारा कि अब जो होता हम तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, तौर तरीके से शादी करेंगे, फिर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का सारे वादे निभाएंगे और इसके लिए तुम्हें हमारे पति को हमेशा हमेशा के लिए अड़ंगे पड़ रहे रास्ते से ठिकाने लगाना पड़ेगा, ताकि आगे चलकर पैसे भी ना देना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी मौज भरी रहे। यह बात शुभम सुनता समझ और तभी अपने दोस्त अब प्रदीप कुमार और कुंवर सिंह से मिलता है। दोनों जो होते हैं लखीमपुर खीरी के रहने वाले होते हैं और अच्छे समय का इंतजार जो होता है इधर मंजू के साथ मिलकर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर 1 महीने पहले से अब जो होता है चारों का एक साथ मिलकर प्लान बढ़ाने का सिलसिला अब लगा पड़ा होता है। लेकिन जैसे ही अब 11 मार्च साल 2015 का वक्त होता है तो उसी दिन जैसे ही अब शाम का टाइम होता है तो मौके पर सुनील अपनी पत्नी से बोल देता है कि हम जा रहे हैं खेत में और आज हमें टिब्बिल पर सोना है, क्योंकि रात भर हमें खेत की सिंचाई करना है। यह बात बोलकर सुनील मंजू से निकल जाता है। मंजू जब खबर पाती है उसी वक्त कॉल जो होता है शुभम शर्मा के पास लगा देती है और शुभम शर्मा को इन्वाइट कर देती है। शुभम शर्मा समझ जाता है करना क्या है, सारी बात की जानकारी दे बैठती है और शुभम शर्मा इधर प्रदीप और कुंवर सिंह को अपने साथ लेता है। लेने के बाद बाइक से ही रात को लगभग इधर 2 बजे के आसपास गांव के बाहर जो टिब्बिल होता है वहीं बाइक लेकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही इधर टिब्बिल के अंदर प्रवेश करता है तो देखता वहाँ पर 2 व्यक्ति एक चारपाई पर सोए हुए हैं। बगल में जो होता है एक संगम सिंह होता है जो करीबी दोस्त इधर सुनील का होता है। मौके पर वह भी खेत की सिंचाई वहाँ पर सो जाता है, लेकिन इधर दोनों व्यक्तियों को इशारा शुभम मार देता कि वही सामने सोया हुआ जो होता है सुनील है और दोनों व्यक्ति समझ जाते अंदर धड़ा कर घुसते हैं और उसी वक्त संगम सिंह जो होता है उनकी हरकतों को देखकर समझ जाता और वहाँ से फरार हो जाता है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन एकाएक वहाँ अकेला पाकर तीनों टूट पड़ते हैं और तेजधार हथियार से बेरहम तरीके से पूरे शरीर पर वार करते हैं। जब समझ जाते कि सारा मामला रफा दफा हो गया तो वहीं पास कुआं उसी में ले जाकर सुनील की बॉडी को डंप कर देते, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और सुबह इसकी खबर जो होता है संगम के द्वारा जाकर अब अनिल को लगता, अनिल जब खबर पाता है अपने कुछ हितकारी को साथ लेता टिब्बिल पहुंचता, सारा नज़ारा देखता दंग से रह जाता है। उसकी सूचना थाने में दे देता है, लेकिन थाना पर भारी जब एक्शन में आ जाते हैं और थाने में जब मौजूद पूरी तरह से ठीक जो होता है लगभग 18 दिन बाद गवाही खुद मंजू और साथ में शुभम शर्मा और प्रदीप और कुंवर सिंह देते हैं। पुलिस की टीम पूरे साथ सनस रह जाती है और चारों को अपने कस्टडी में लेती है और ले जाती है वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके अब ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।